प्रेम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छे बने रहें, ये कामना करता हूँ। लेकिन मुझे दुख है कि आप हमेशा अच्छे नहीं रह पाएंगे। आपने पिछले 10 सालों में देखा कि आपके साथ क्या से क्या हो रहा है। आज वहाँ तक नौबत आ चुकी है कि थूक चटवाना और पेशाब पिलाना या पेशाब करना ये एक तरह से आम बात हो गई है। इसका पीछे कारण क्या है? कारण ये है, सबसे बड़ा जो कारण है, एक तो आप धार्मिक रूप से आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और आप बन रहे हैं। दूसरी बात यह है, आपके अंदर शिक्षा की कमी है। अशिक्षा का मतलब ये नहीं कि आप स्कूली शिक्षा ही पढ़ें। स्कूली शिक्षा के अलावा आप अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप अपने जिन्होंने आपके लिए काम किया है उनको नहीं पढ़ पा रहे हैं। दूसरी बात, आप जो काल्पनिक धर्म के चक्कर में पड़े हुए हैं वो आपका है ही नहीं। और बुद्धिज्म को अगर आप अच्छे तरह से पढ़ लें, जो इस देश का मूल धर्म है और इस देश के बहुजन समाज के लोगों का मूल धर्म है, अगर उसको पढ़ लें, आप उसको समझ लें। मैं नहीं कहता हूँ कि आप उसे मानो या कुछ करो, केवल पढ़ लो। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। मतलब पढ़ने का मतलब नहीं कोई एक आध किताब का एक आध पेज पढ़ लिया, वो नहीं। आप अच्छे से पढ़ लें तो आपको समझ में आएगा। यानी कि आप सामाजिक रूप से भी जागृत नहीं है अभी तक। ना आप सामाजिक रूप से जागृत हैं। आर्थिक स्थिति तो आपकी वैसे ही पिछले 10 साल में खराब हो चुकी है और आगे आने वाले वक्त में और ख़राब होगी। आज स्थिति ये आ गई है कि बहुजन समाज का, बहुसंख्यक वर्ग का एक बड़ा तबका केवल जिंदा है, इसी को अपनी तरक्की मानता है कि हाँ हम जिंदा तो हैं, कम से कम 5 किलो राशन मिल रहा है, हम उससे जिंदा है। और इसी बात का ये लोग, ये बहरूपिये जो है इस देश की सत्ता पे काबिज हैं, वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसके अलावा तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण यह है कि आप जो राजनीति है, राजनीति क्षेत्र में आप बिल्कुल परिपक्व नहीं हैं, बिल्कुल अपरिपक्व हैं, बिल्कुल अपरिपक्व हैं। आपको जानकारी नहीं है कि कौन आपका हितैषी है, कौन सही है, कौन गलत है। और एक बड़ी आबादी ऐसी है बहुसंख्यक वर्ग की जिसको चुनावों से एन पहले खरीद लिया जाता है। खरीदते कौन है? 2 तरह का प्लान है। एक तो बड़े लेवल पे जो बड़े नेता हैं, बड़ी पार्टियां हैं, वो बड़े नेताओं को खरीदती हैं। नेता क्या करते हैं? छुटभइये नेताओं को तैयार करते हैं, गली मोहल्ले के नेताओं को तैयार करते हैं और वहाँ के वोट खरीदते हैं। तो इस तरह से पूरी प्लानिंग चलती है। ये सब सिस्टम जब तक आप नहीं बंद हो पाएगा, जब तक आप सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से जानकार नहीं हो पाएंगे। जानकार तब हो पाएंगे जब आप अपनी महापुरुषों को पढ़ेंगे और आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि आखिर में आपके साथ ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हज़ारों साल से आपकी स्थिति वही है जहाँ से आप थे। आज थोड़ा सा रहन सहन में सुधार आया है, ठीक है, संविधान की बदौलत। लेकिन आपकी जब नौकरी लगती है तो आप चले जाते हैं वैष्णो देवी। आज इसके अलावा एक और चीज़ है जिसके बारे में हमारे जो बहुजन समाज के राजनीतिक पार्टियां हैं या क्षेत्रीय दल हैं या 1-2 राष्ट्रीय लेवल की पार्टियां हैं, ये या तो सोच नहीं रही हैं या सोचना नहीं चाहती हैं या सोच नहीं पा रही हैं। बहुत सारी बातें। ये है ईवीएम का मुद्दा। मैं देख रहा हूँ अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में बीजेपी भारी बहुमत से जीती है और उसके बाद भी किसी के कानों पे जू नहीं रह रही है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। मतलब बोल रहे हैं लेकिन ईवीएम के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। आपको जानकारी है, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। एमपी में जो चुनाव हुए थे, राजस्थान में ये चुनाव हुए थे, तो चुनाव आयोग ने बोला कि 66 पॉइंट समथिंग होता ना, चुनाव हो जाते, वोटिंग खत्म हो जाती है, तो चुनाव आयोग एक आंकड़ा जारी करता है कि कितने % वोटिंग हुई है। 50%, 60%, 70%, 20%, 30%, वॉटेवर। तो उन्होंने कहा 66 पॉइंट समथिंग % हुई है, मतलब 66 मान लो, मोटा 66% वोटिंग हुई है। अब 66% वोटिंग हुई है, उसके बाद में 4 दिन बाद, 3 दिन बाद आंकड़ा जारी करता है कि 75 पॉइंट समथिंग हुई है, मतलब वोटिंग हुई है। उसके 3 दिन बाद और एक नया आंकड़ा जारी करता है कि 76.7% हुई है, वोटिंग हुई है। तो ये 10-12% वोटिंग कैसे बढ़ गई? तो इसी वजह से, यही सब वजह है कि जिनके लिए शक पैदा होता है। एक्स्ट्रा नई मशीनें लगाई गई, उनमें एक्स्ट्रा वोट डाले गए, जो है उनमें एक्स्ट्रा वोट डाले गए और इस तरह से ये काम हुआ। अब मैं एक छोटा सा आंकड़ा दिखाता हूँ कि पिछले 4 साल जो यूपी में चुनाव हुए थे पिछली बार, तो उस वक्त लास्ट जो चुनाव हुआ था यूपी में, 7 चरणों में चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, जो योगी की सेकंड सरकार बनी है। तो लास्ट जो चुनाव हुए थे 7 फरवरी को हुए थे। इसके बाद में जो रिजल्ट आया कब आया? 10 मार्च को, यानी 1 महीने से भी ज़्यादा समय में। उत्तराखंड में 14 फरवरी को लास्ट वोट पड़े थे उत्तराखंड में, और वोटिंग खुली कब, काउंटिंग कब हुई? 10 मार्च को। यानी कि उसमें 20-22 दिन उसको भी मिल गए और इसको तो 1 महीने से ज़्यादा मिल गया। तो जब इतना समय मिल गया तो यानी कि वोटिंग इसमें गड़बड़ी करने का पूरा समय इनके पास में, और यही हुआ। नतीजा क्या है आपके सामने? दोनों जगह भाजपा की सरकार बनी। अब इसके बाद आते हैं, अभी हालिया जो चुनाव हुए हैं, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है जी। हाल में छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो मेरे पास आंकड़े हैं, 7 से लेकर 17 नवंबर तक चुनाव हुए और वोटिंग कब खुली? 3 दिसंबर को। ठीक है। जो पहले चरण में चुनाव हुए थे 20 सीटों के छत्तीसगढ़ में 7 नवंबर को, उसमें सभी सीटों में कमोबेश भाजपा जीती है और जीती भी है। जीती क्या, एक तरह से मतलब हैट्रिक मार लगाई है उसने। हैट्रिक कैसे कि जो एग्जिट पोल बता रहे थे कि 5,000, 7,000, 10,000 वोटों से आगे रहेगी, इतनी सीटें रहेंगी, तो उसमें उन्होंने 57,000, 58,000, 60,000, 70,000 वोटों से मतलब जीत हासिल करी है सभी में। और ऐसे ही सेकंड चरण में जो चुनाव हुए 17 नवंबर को, उसमें भी बहुत सारी सीटें जीती हैं। और कांग्रेस वगैरह जो जीती हैं वो कितने से जीती हैं? कोई 2,000 वोटों से आगे, कोई 3,000 वोटों से आगे, कोई 1,500 वोटों से आगे, कोई 3,700 वोटों से आगे, इस तरह से। तो वहाँ नतीजा क्या हुआ? इनकी सरकार बन गई भाजपा की। ठीक है जी।
क्योंकि काफ़ी समय मिल गया 3 दिसंबर से, और 7 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर को काउंटिंग हुई है। ऐसे 17 नवंबर से 3 दिसंबर तक समय मिल गया। अब आते हैं राजस्थान में आखिरी चुनाव हुआ था 25 नवंबर को हुआ था साहब, है ना, और 3 दिसंबर को वोटिंग काउंटिंग हुई। तो इन्हें को कितना मिल गया, 10-15 दिन, 7-8 दिन मिल गए। तो 7-8 दिन में खेल हो गया। जीते कौन? भाजपा जीती। अब आते हैं एमपी में 17 नवंबर को लास्ट चुनाव हुआ था, और वोटिंग कब खुली? 3 दिसंबर को। और एमपी के तो आपके अखबार में आया भी होगा, आपने सॉरी अखबार में तो नहीं आया होगा, सोशल मीडिया में आया है, और देखा भी, बाकायदा फोटो भी आया है कि वहाँ का डीएम क्या क्या कारस्तानी कर रहा है। और ये जो बैलेट पेपर से जो चुनाव होते हैं, जो पोस्टल बैलेट होते हैं, उनको पहले से ही खोल दिया, समय से पहले ही खोल दिया, तो इनमें कारस्तानी हुई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से आप तेलंगाना की बात करते हैं, आप कहोगे तेलंगाना में क्यों नहीं जीती भाजपा, है ना। तो तेलंगाना में 31 नवंबर को चुनाव हुए, 31 नवंबर को, और 3 दिन में यानी 31 को हुए, रात तक जमा होती नहीं, अगले दिन तक उनका वो सेटिंग बनती रही, उनका दिखापड़ी चलती रही। उसके बाद 2 तारीख हुआ, 3 तारीख को काउंटिंग होनी थी, तो 2 तारीख से फिर कर्मचारी लग गए उसमें अपना काम करने में। दूसरी बात, वहाँ भाजपा का प्रभाव भी ज़्यादा नहीं है, तो तेलंगाना हार गई। अब आप कहेंगे कि ये मिजोरम वगैरह में जो ईस्टर्न राज्य था उसमें कहाँ है, उसमें तो वहीं की लोकल पार्टी जीती है। तो साहब वहाँ पे भाजपा कोई है ही नहीं, भाजपा का कोई है ही नहीं वहाँ पर। बहुत मुश्किल एक आध बंदा जीता होगा। तो वहाँ जब उनका है ही नहीं, तो अगर वो सेटिंग कर भी लेते तो जनता भी तो है, मतलब जनता को इतना बेवकूफ़ तो नहीं समझना चाहिए। ऐसे पिछली बार जो पंजाब में चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, तो उसमें आम आदमी पार्टी जीती। अब आम आदमी पार्टी भी इनका बच्चा ही है, लेकिन अगर ये चाहते तो खुद भी जीत सकते थे, लेकिन क्योंकि इनका वजूद नहीं है वहाँ पर, भाजपा का वजूद नहीं है इस पंजाब में इतना ज़्यादा, तो इसलिए वो नहीं जीते। अगर वो करते भी, सेटिंग गड़बड़ करते तो मतलब गड़बड़ होती, लेकिन फिर भी वो काफ़ी सीटें जीते हैं। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चले, अगली सरकार में वो और अच्छा करेंगे प्रदर्शन, ये चीज़ है। तो इसके लिए बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं उनको आगे आना पड़ेगा। जनता में अब उतनी सामर्थ्य बची नहीं है कि सुबह खाता है तो शाम की चिंता आ जाती है उसे, और शाम की खाता है तो अगले दिन की चिंता हो जाती है उसे, तो इसलिए उसमें इतनी सामर्थ्य बची नहीं है। अब ये जो पार्टियां हैं, जो मैंने एक बार देखा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, करीब 5,500 से ज़्यादा पार्टियाँ भारत में रजिस्टर्ड हैं। इनमें से करीब 300-400 पार्टियाँ ऐसी हैं जो अच्छी पार्टियाँ, अच्छा वजूद रखती हैं, और क्षेत्रीय पार्टियों में से करीब 30-35 पार्टियाँ ऐसी हैं, बल्कि 40 से ऊपर पार्टियाँ ऐसी हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में प्रभाव रखती हैं। 3 या 5 राष्ट्रीय पार्टियाँ, 5 या 7 राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, जिनमें से बीएसपी एक है, और भी कई पार्टियाँ हैं। तो ये जो पार्टियाँ हैं, जो राष्ट्रीय लेवल की हैं, प्रदेश लेवल की हैं, या फिर आपके क्षेत्रीय लेवल की हैं, ये जनता को ना जागरूक कर रही हैं, ना ही ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं कि कैसे क्या। आपको यही कहना चाहता हूँ कि अभी आप सारे मुद्दों को छोड़ दो, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, फलाना चार, ढिमकाचार, जो भी है, इसको एक साइड में रखो। इससे कुछ नहीं होना। अगर आपको सत्ता हासिल करनी है तो ईवीएम का विरोध करिए, ईवीएम का बॉयकॉट करिए, और जो पार्टियाँ, जो लोग, जो चाहे जैसे वाम से वाले कुछ लोग हैं और भी लोग हैं, ये विरोध कर रहे हैं, तो इनका साथ दें, इनके साथ आइए। तो जो भी विरोध कर रहा है उसके साथ खड़े होइए। और जनता से भी कहना चाहता हूँ, आपका जो पुराने समय में कहानियाँ चलती थी ना, कि एक राजा, एक बड़ा क्रूर बहसी राजा था, उस राजा की जान एक तोते की में बंद थी, और तोता कहाँ है, तोता 7 समुंदर पार किसी बड़े महल में, किसी चारों तरफ वहाँ पे बड़ा बहुत कुछ, वो वहाँ पर ऐसा स्थान है कि वहाँ आम आदमी नहीं पहुँच सकता, बड़ी मुश्किल से। लेकिन 1-2 लोग पहुँचे, उन्होंने उस तोते की जैसी गर्दन मरोड़ दी, वैसे ही वो राजा भी खत्म हो गया। तो इस राजा की, जो अभी के राजा, इनकी गर्दन जो है वो ईवीएम में है। ईवीएम की गर्दन मरोड़ दोगे तो आपकी व्यवस्था बन जाएगी, आप जी जाओगे। वरना आगे आने वाले समय में, अब 5 राज्यों के चुनाव निपट गए, 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा। उसका जो हेड बनाया है, एक ब्राह्मण को बनाया है और महंत बनाया है, और आपके हाथ में झुंझुना आया है। और आप में से जो ओबीसी समाज, जो इसकी सबसे ज़्यादा वो है संख्या भारत में, उनको मूर्ख बना के, उनकी अज्ञानता और उनके सीधेपन से खेल कर ये लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, और आपसे तरह तरह के नैतिक और अनैतिक काम करवा रहे हैं। सबसे पहले ओबीसी समाज को ही मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानें, आपकी असलियत क्या है ये आप ये समझें, आप हैं क्या वास्तव में, आप हैं कौन, ये समझें। आप क्या कर रहे हैं ये भी समझें, आपसे कौन सही और गलत करवा रहा है, इसकी समझ आनी चाहिए आपको। अब तो बहुत साल हो गए भाई, अब तो पानी सिर से ऊपर हो चुका है। अगर यही चलता रहा तो आगे आने वाले वक्त में आप सोच रहे हैं कि हम उसके साथ में हैं, राजा के साथ में हैं, तो हमारा वजूद बचेगा, किसी का नहीं बचेगा। इसका सबसे अच्छा और बढ़िया उदाहरण है कि आप किसी मीट वाले की दुकान पे जाओ, वहाँ मुर्गे होते हैं ना, मुर्गों की एक पेटी रखी होती है, उसमें बहुत सारे 10, 20, 25, 30 मुर्गे होते हैं, बंद कर देते हैं वो लोग उसमें। वहीं एक कटोरा रख देते हैं, उसमें दाना होता है, और एक कटोरा रख देते हैं, उसमें पानी होता है। तो दाना पानी खाते रहते हैं, तो उसमें कुछ मुर्गे दुबले पतले होते हैं, कुछ मुर्गे तंदुरुस्त होते हैं। तो पतले दुबले मुर्गे होते हैं, वो सोचते नहीं यार हम तो नहीं कटेंगे, हमारे में मांस कम है, हम नहीं कटेंगे, हमें तो बचा लिया जाएगा। मोटा मुर्गा सोचता है कि यार इतना महंगाई हो गई है, हर आदमी तो इतना, मेरा वजन 1-2 किलो मांस है, तो हर आदमी तो इतना खाएगा नहीं, पतले वाले पहले जाएंगे, हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन शाम होते होते, चाहे पतले हों चाहे मोटे हों, सारे मुर्गे गायब हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो यही कहना चाहता हूँ, अगर इनका सफाया किया जाएगा तो बचोगे कोई नहीं बचना है। आपसे शेड्यूल कास्ट के लोगों का नुकसान कराया जाएगा, शेड्यूल ट्राइब का नुकसान कराया जाएगा, फिर वो आपस में, आपकी कुछ जातियाँ ऊंची हैं कुछ नीची हैं, उनका सफाया किया जाएगा। आपको बजरंग दल में करणी सेना, राजपूत सेना, फलानी सेना, ढिमका सेना, ये वो है ना, इनकी वनवासी संगठन, आदिवासी संगठन, इनका RSS है, और न जाने कितने संगठन है। इन सब संगठनों में आपको कोई ना कोई पद यानी कि लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाएगा, और आप उसमें मस्त हो जाओगे, ठीक है, हाँ सब बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है। आपको कुछ बेनिफिट दे दिए जाएंगे, कुछ फायदा दे दिया जाएगा, आपके परिवार के 1-2 लोगों की नौकरी लगवा दी जाएगी। अब ये राजस्थान में जो ये मुख्यमंत्री बना है,
ये क्या नाम है इसका, ये कुछ यादव करके है, नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं। तो यादव क्या, ये आरएसएस का आदमी है, शाखाओं में जाता है और ये बहुत मतलब शेड्यूल कास्ट और मुसलमानों के प्रति बहुत ज़्यादा बोलता है। इसके खिलाफ कई बार एफआईआर भी हो चुकी है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है, आप थोड़ा सा अपने आप को बचाइए, सुरक्षित रखिए, समझ विकसित करिए अपने अंदर की। आप अपने अंदर की समझ विकसित कर लोगे, ये देश आपका है। जितने भी बड़े राजाओं का इतिहास देख लो भारत के, सम्राट अशोक, महात्मा गौतम बुद्ध से लेकर सम्राट अशोक से लेकर ये ब्रह्मदत्त मौर्य तक देख लो, है ना। ये सारे पृथ्वीराज चौहान के साथ, पृथ्वीराज चौहान का जिससे झगड़ा हुआ था, संघमित्रा का जो बाप था वो है, ये सारे जो लोग हैं ये सारे बहुजन समाज के लोग थे। और आज आप में से लोग जो अपने आप को छत्री कहते हैं, हम छत्री हैं, असली छत्री हमें, ये वाकई में ठीक है, छत्री आप ही हैं, क्योंकि राज आपका ही था, ये देश आपका ही था। एससी छोटा भाई है, ओबीसी बड़ा भाई है, दोनों लोगों को एक दूसरे की साथ लेकर चलना है। और हुआ क्या, जैसे कि दो भाइयों में आपस में फूट पड़वा देते हैं तो आपस में छिन्न भिन्न हो जाता है और उस पर तीसरा कब्जा कर लेता है। यही यहाँ पर हुआ, सारे भाइयों को लड़वा दिया, और लड़वाने वाला क्या है, जरा सा है, मुट्ठी भर है। अगर आप लोग खांस भी दोगे या छींक भी दोगे तो छींकने से मात्र से ही उड़ जाएगा वो। तो ये समय है, पहचानो आपका असली दुश्मन कौन है, असली दोस्त कौन है। यदि अभी भी चूक गए, अभी भी नहीं समझ पाए, तो ये 2024 की राह है ना, ये बड़ी कठिन राह होने वाली है। इसमें आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। मेरा यही कहना है आपसे कि अभी भी समय है, समझिए और इस चीज़ को रिमूव करिए, ख़त्म करिए, अपनी समझ विकसित करिए, अपनी राजनीतिक समझ, अपनी सामाजिक समझ और अपनी आर्थिक समझ। यदि राजनीतिक और सामाजिक समझ आपके अंदर विकसित हो जाएगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको फिर से इस देश का राजा बनने से रोक सके। ये बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं लोग, सीए एनआरसी का मुद्दा फिर से उछालेंगे और इसमें बहुत सारे प्रावधान नए लेके आ रहे हैं। अगर आप खड़े नहीं हुए, आप जागरूक नहीं हुए, आप जीते नहीं। आज आप देखो यूनिवर्सिटी में कितने ओबीसी के प्रोफेसर हैं, न्यायपालिका में कितने ओबीसी के जज हैं, आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट में देखो 2 एससी के जज हैं और ओबीसी का कितना, मात्र 1 जज है सुप्रीम कोर्ट में, जबकि ओबीसी कितने होने चाहिए आबादी के हिसाब से। चलो रिजर्वेशन के हिसाब से ही मान लेते हैं तो 27% के हिसाब से होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। 30 जज है, 30 जज में 27% देख लो कितना हो गया, कम से कम 10 होने चाहिए। ये हम सबको सोचना पड़ेगा। ये समय बहुत क्रूशियल समय चल रहा है, बहुत ही कठिन वक्त चल रहा है। इस वक्त आपके बहुजन समाज के सैकड़ों लोग जो जागरूक करने में लगे हैं, उनको बात सुनिए, समझिए और अपनी धार्मिक धर्मान्धता, जिसकी धार्मिक अंधभक्ति है ना, इसको थोड़ा सा छोड़ें। इसको छोड़ेंगे तो आपको नई चीज़ें समझ में आएंगी, सही चीज़ें समझ में आएंगी। दूसरी बात यह है, आप अपने नेताओं को प्रेरित करें कि ईवीएम के मुद्दे पर आप आगे चलो, हम पीछे चल रहे हैं आपके साथ में। जनता का ही कर्तव्य है। मुझे लगता है ये आपने जो भेजे हैं, जितने नेता भेजे जाए तो हिजड़े हैं, हिजड़े कैसे कि इनके ये नामर्द हैं, कह सकते हो, इनके अंदर कोई मर्दानगी नहीं है और ये इनका काम है केवल पैसे बनाना, अपने और अपने परिवार का पेट पालना और बढ़िया से जीवन जीना, बढ़िया। और वो भी चाहते हैं कि हमें कुत्ते पालने का शौक सभी को होता है, पुराने राजा महाराजाओं से लेकर अभी तक सभी को। और हम जैसे लोग, हम आप लोग भी हैं, अपने अपने घरों में कुत्ते पाल लेते हैं। तो कुत्ते पालने का शौक रहता है थोड़ा सा लोगों को, तो टोनी करके आएगा, टोनी आएगा तो पीछे पैरों में लौट जाएगा और वो करेगा। तो ऐसे ही है, इन्होंने इनको कुत्ता बना दिया। हमारे जो नेता हैं बहुजन समाज के, इनको इन लोगों ने, ये जो पार्टियाँ हैं बड़ी बड़ी, जो समर्थों की पार्टियाँ हैं सारी, उन्होंने इनको कुत्ता बना दिया कि आओ भौंको, काटने की मत सोचना, काट लिया ना तो तुम्हारी हम गर्दन काट देंगे। और यही होता है, जिसने जरा भी टे बोला उसको पार्टी से निकाल देते हैं और ईडी पीडी सीडी सीबीआई फीबीआई लगा लोगों के। ये बसपा तो शायद सीबीआई के डर से ये कुछ नहीं बोल पा रही है। तो अब क्या कहूँ मैं, इस तरह से ऐसे ही है, सपा है, समाजवादी पार्टी, इसको भी खत्म करने का पूरा प्लान है इन लोगों का। इसी की काट के लिए वहाँ पे यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। तो ये सब चीज़ें बहुत महीन चीज़ें हैं, इनको हम लोग, आप लोगों को समझना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है इस वीडियो को थोड़ा पूरा देखिएगा और पूरा आपने देखा तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं सोचता हूँ कि आप शायद अपनी स्थिति को लेकर थोड़े से गंभीर हैं, समाज की स्थिति को लेकर गंभीर हैं, इसलिए आप यहाँ तक 15-16 मिनट की वीडियो को आपने देखा ध्यानपूर्वक। मुझे उम्मीद है थोड़ी सी बातें कड़वी हो सकती हैं लेकिन आपकी समझ में आएंगी, क्योंकि कड़वी दवाई जल्दी असर करती है, मेरा मानना है पर्सनल। मीठी दवाई देर से असर करती है, कड़वी दवाई से भी असर ना हो तो इंजेक्शन ठोकना पड़ता है, पता है ना आपको। यही मैं कर रहा हूँ, आप मुझे पसंद करें या ना करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आऊँगा, बोलता रहूँगा, लगातार बोलता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय गांधी।